राज्य में केवल शराब घोटाला ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पर्दा के पीछे बन गई हैं। वो क्या चीज है जो आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाती है, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज उठाने को मजबूर करती है? तो अभी भी मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो जहाँ पुख्ता सबूत मिल जाता है उस मामले को मैं बेहिचक उठाता हूँ। जब मरीज होते हैं, घर में बीमार पड़ते हैं, तो उनको खाट पे, खटिया पे उठा के लाया जाता है। कहावत है ना कि है लाश वही सिर्फ कफन बदला है, मंत्री बदल गए हैं मगर कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग स्वास्थ्य विभाग में बड़े लार्ज स्केल पर हो रहा है। अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 16,000 के एक भारी मत से बढ़कर आपने जीत हासिल की। ऐसा क्या हुआ था जो आपको ये लगा कि नहीं, अब मुझे निर्दलीय खड़ा होना है और मुझे ये चुनाव लड़ना है? अब स्वाभाविक होता है कि जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी के सदस्य को जांच के लिए मिला है तो लिपापोती की कोशिश होती है। मगर जब मंत्री बनने की बात आई तो मुझे किनारा करने की कोशिश की इन लोगों ने, और मुझे गर्व है कि मेरे हस्तक्षेप से कम विभिन्न योजनाओं में 1000 करोड़ से अधिक रुपए की बचत हुई। तलखी इतनी बढ़ी कि रघुवर दास जी ने लोगों से कहा कि अब इनको आगे हम टिकट नहीं लेने देंगे। यदि मेरे साथ छल हुआ, विश्वासघात हुआ, मुझे अपमानित करने की कोशिश हुई, तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा आपने उस वक्त तय कर लिया। हाँ, जिन्होंने ये स्थिति पैदा की। राज्य के आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जब झारखंड राज्य बना और उसके बाद अभी तक में जब हेमंत जी की सरकार भी है, इस राज्य में आजकल जब देखिए इस चुनाव में भी हुआ, सरकार विधानसभा में भी बात करती है, बाहरी और भीतरी की बात करती है। आपने अभी बात की 1932 के खतियान की, तो अगर जयराम जी कोई इस तरह की बातों कर रहे हैं तो इसमें मुझे कहीं गलती नजर नहीं आती। समर्थन जुटाइए जी, और अंत में फैसला कहाँ होगा? विधानसभा में, सरकार में, जो संविधान के प्रावधान के अनुसार चलेगी। जी, या तो आप संविधान बदलवा दीजिए, नमस्कार। आज पॉडकास्टिंग फैक्ट में हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन देता हूं। जेपी आंदोलन से इन्होंने छात्र नेता के तौर पे राजनीति की शुरुआत की, जिनका नाम ईमानदारी, निडरता और निर्भीक पत्रकारिता और राजनीतिक के रूप में होती है। झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, घोटालों का पर्दाफाश करने वाले और सत्ता के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले, संघर्षों के साथ सिद्धांतों की कहानी आज हमारे साथ हैं। नाम सरयू राय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आपको एक ऐसे राजनेता के तौर पे लोग जानते हैं जो बेबाक है, और स्वाभिमान की जब बात होती है तो उस स्वाभिमान में आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और शायद यही वो वजह रही कि आप अपने ही मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी गए और अपनी बात बेबाकी से आपने सामने भी रखी। वर्तमान में जो राजनीति झारखंड में चल रही है, इस राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे सर? वर्तमान की राजनीति में बहुत बड़ा असमंजस है। संसदीय लोकतंत्र इस देश ने अपनाया है। राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसको बहुमत रहता है उसकी सरकार बनती है जी। मगर जो सरकार बनती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने घोषणा पत्र में जिन बातों को कहती है उसको वो कितना हद तक पूरा करती है, और आम तौर पे जिस राज्य की सरकार है जी, उस राज्य की जनता को
इस सरकार से क्या सुकून मिलेगा, जी। ये चीज़ें स्पष्ट रहती हैं तो आदमी धारणा बनाता है कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार अच्छा नहीं है, किसी खास वर्ग के पक्ष में है, किसी खास वर्ग के विरोध में है। मगर यह ऐसी सरकार है जो संविधान, नियम कानून के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करती है। और हम लोग रोज़ ये देख रहे हैं कि नियम कानून, संविधान के जो प्रावधान हैं उनकी अवहेलना होकर काम होते हैं। सामान्य व्यक्ति है या कोई संस्थान है, रोज रोज सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। बहुत मुश्किल है न्यायालय की शरण में जाना। बिल्कुल जो अपेक्षा एक सरकार से की जाती है कि तमाम ऐसे परिदृश्यों को ध्यान में रखकर काम करेगी, उस मामले में लगता है कि ये सरकार कसौटी पर खरा नहीं उतर रही है। एक सवाल है जो अभी अमूमन हर किसी के जुबान पे है, हर किसी के जहन में बस एक सवाल कि अभी फिलहाल में एक लिकर स्कैम हुआ सर, शराब घोटाला, और एक बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी का जेल जाना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? जिस अधिकारी की आप चर्चा कर रहे हैं जी, वे कल तक यहाँ के मुख्यमंत्री की नाक के बाल थे, उनके प्रबल समर्थक थे, उनको सरकार का संरक्षण भी प्राप्त था। जो भी घटना हुई है शराब घोटाला में, वे जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए। एसीबी जांच कर रही है, जांच के दायरे का दिन पर दिन विस्तार हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई गलत काम हुआ है, अंकुश लगना चाहिए, इस जांच का हम लोग समर्थन करते हैं बिल्कुल। मगर इस राज्य में केवल शराब घोटाला ही नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी गड़बड़ियां इस राज्य में हुई हैं। जी, इस राज्य के एक सीनियर मंत्री जेल में है ग्रामीण विकास के घोटाला में। उसके अलावा कई अनियमितताओं की बात मैंने स्वयं उठाई है, विधानसभा में हम लोग आवाज उठाते हैं, तो उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल एक शराब घोटाला पर ही ध्यान देकर सरकार अगर चाहेगी कि नहीं शासन प्रशासन के बारे में बड़ी अच्छी छवि जाए, ये संभव नहीं है। जहाँ भी गलतियां हो रही हैं, जहाँ भी कमियां हैं, उन सभी जगह पर शराब घोटाला की तरह ही तेज कार्रवाई होनी चाहिए, और ये दिखाई नहीं पड़ता है। और ये दिखाई नहीं पड़ता है तब लोगों को शंका होती है कि शराब घोटाला में वास्तव में सरकार अपनी सही नीयत के साथ एक घोटाला को उजागर कर रही है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां पर्दा के पीछे बन गई हैं जिनके कारण से जो किरदार हैं उन किरदारों के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ समय पहले आपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ एक बड़ी ही तीखी बात कही, और उसको लेके आपने बहुत आगे तक अपने कदम रखे भी। उनके साथ में 56 या 57 थे, उनके विरुद्ध भी आप गए जो लोग थे। जब आप ऐसी भूमिका में होते हैं जहां आप किसी का विरोध कर रहे होते हैं, और आपको ये पता है कि अभी फिलहाल ये विरोध आपकी ओर से ही हो रहा है, जहां पहला कदम आप ही ने रखा है, आने वाले समय में कितने लोग उससे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे इसकी परवाह किए बिना जब आप ऐसे खड़े होते हैं, वो क्या चीज है जो आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाती है और किसी चीज के, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज उठाने को मजबूर करती है? क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं, विधानसभा के सदस्य हैं जी, तो राजनीति में रहने का शुरू से हम लोग का एक उद्देश्य रहा है कि शासन प्रशासन बेहतर होना चाहिए। अगर सरकार का कोई विभाग, सरकार का कोई मंत्री अगर अपने विभाग में ऐसा काम करता है जो नियम कानून के खिलाफ है, सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, पक्का सबूत मिलती है, तो उसको ठोक ठेठा कर आदमी देखता है, उसके बाद हम लोग इस उद्देश्य के साथ ये मामले उठाते हैं कि जो सरकार के मुखिया हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी उद्देश्य से मैं सारे
जो जिसको भ्रष्टाचार की बातें उनको उठाता हूँ। जी आपने जिनकी चर्चा करी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की, जी इन्होंने अपने समय में बहुत सारी गलतियां की। मैंने करीब आधा दर्जन इनके विभाग की अनियमितताओं के बारे में सवाल उठाया। ये तो कोविड प्रोत्साहन राशि है, उसमें घोटाला का प्रयास इन्होंने किया कि जो कोविड के समय में सीधे प्रभावित थे स्वास्थ्यकर्मी, उनको 1 महीना का वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलना था। उसमें मंत्री ने खुद अपने लेने के लिए भी बिल बना दिया और ट्रेजरी में भेज दिया। किसी भी मंत्री के मंत्री कोषांग में अधिकतम 6 लोग वहाँ पोस्टेड रहते हैं। इन्होंने अपने अलावा और 59 लोगों का नाम दे दिया। मैंने इस बात को उठाया था, ये सही नहीं है, गलत है। तो इस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, न किसी ने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। बट इनके विभाग ने मेरे ऊपर एक मुकदमा जरूर कर दिया, जो अभी भी मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इसके बाद दवाओं की खरीद ऊंची दाम पर हुई। टेंडर निकला, उसमें दवाओं का नाम निर्धारित हो गया। उस निर्धारित दाम पर खरीद करने के बदले में इन्होंने भारत सरकार की कंपनियों से उनके दर पर, ऊंचे दर पर खरीद करने का निर्णय कैबिनेट से करा लिया। 60 करोड़ रुपए का इसमें भी गड़बड़ घोटाला हुआ था। इसी तरह से उपकरणों की खरीद के बारे में स्वास्थ्य विभाग में एक निगम बना है, चाहे वो ये खरीदता है और बसें खरीदता है या जिसमें मरीज जाते हैं, एम्बुलेंस, वो गाड़ियाँ खरीदता है, दवाएं खरीदता है। उन्हें बहुत गड़बड़ी हुई। ये मामले सब मैंने उठाया, सवाल इसका सबका प्रूफ दिया। कार्रवाई कोई सरकार में होती नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कार्रवाई होती थी, जांच होती थी। जांच के लिए कमेटी बनी, इस सरकार ने ही बनाया। विधानसभा में बैठक हमने कमेटी बनाया जी, 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कई बार हमने ध्यान भी दिलाया। तो हम उठाते उन्हीं विषयों को हैं जिनके बारे में हमको पक्का सबूत मिलती है। कोई अखबार में निकल जाए, कोई बयान दे दे, वो पर्याप्त नहीं होता है मामले को उठाने के लिए। तो जहाँ पुख्ता सबूत मिल जाता है उस मामले को मैं बेहिचक उठाता हूँ, चाहे किसी विभाग का मामला हो, क्योंकि सरकार चलती है आम जनता के पैसे से, आम जनता के टैक्स से। जो बजट बनता है विभागों का, तो अब पैसा सही तरीक़ा से खर्च होना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि खर्च करने में अनियमितता होती है, जो निर्धारित प्रावधान है उनका उल्लंघन होता है। और जब ऐसी बात आती है, मेरे ध्यान में आती है, तो मैं इस बात को उठाता हूँ। तब से और अभी फिलहाल वर्तमान में अगर स्वास्थ्य की बात करें झारखंड राज्य में, वर्तमान में इरफान अंसारी जी हैं जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड राज्य के। और स्वास्थ्य को लेके जिस तरह से अभी कई खबरें आती हैं सर कि झारखंड राज्य में कई ऐसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सड़कें वैसी नहीं हैं जहां तक एम्बुलेंस पहुंच पाए। और वहां के लोगों का ये कहना हो जाता है कि जब मरीज होते हैं, घर में बीमार पड़ते हैं, तो उनको खाट पे, खटिया पे उठा के लाया जाता है और उसके बाद उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। कई बार ये सुनने को मिलता है कि अस्पताल में इलाज के जो देख रेख है और मरीजों का जो इलाज है वो सही से नहीं हो पाया। कई बार ऐसे भी खबरें आती हैं सुनने। तब के स्वास्थ्य विभाग को लेकर और अभी वर्तमान में कितना कुछ बदलाव आपको नजर आता है? कोई खास बदलाव नहीं है। कहावत है ना कि है लाश वही सिर्फ कफन बदला है, उस तरह से ही मंत्री बदल गए हैं, मगर कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। पहले भी मैंने फार्मेसी काउंसिल का मामला उठाया था। फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति इसके पहले भी गलत तरीके से हुई थी, इसके बाद भी गलत तरीके से हुई है। रिम्स के निदेशक हैं और जाने माने देश भर में प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, बेईमान नहीं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। कुछ मामले में भुगतान से उन्होंने इनकार किया और ये सरकार ने उनको हटाने का प्रण कर लिया। मैंने इस पर भी अपनी बात सरकारों को कहा था कि इससे बहुत सरकार का नाम खराब होगा।
और ये लोग अड़े हुए हैं। उसी तरह से आप स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे कि जहाँ भी अस्पताल है, जमशेदपुर में MGM अस्पताल है जी, नीचे जाइए तो PHC CHC हैं, भवन बन गए हैं मगर व्यवस्थाएं नहीं हैं। अभी भी अनेकों सूचनाएं आती हैं MGM अस्पताल जो नए भवन में शिफ्ट कर गया है, इलाज नहीं हो पा रहा है वहाँ। तो ये स्थिति है। मेरी कल बात हो रही थी, एक मशहूर डॉक्टर है रांची के, उनका कहना है कि देखिए हम लोग अपना क्लिनिक खोल लेते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ला के लोगों का इलाज करें। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में ये सारे महंगे इंस्ट्रूमेंट गतल खाते में पड़े हुए सड़ रहे हैं, वहाँ इनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो अगर सरकार ये भी कर दे कि भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग दूसरा भी करना चाहे तो करे, तो ये सच्चाई ये है कि जितनी खरीद हो रही है सरकारी अस्पतालों में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ये बड़ी विडंबना है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में ही सरकार का जो रवैया है वो रवैया बहुत ही परेशान करने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में तो लगता ही है कि सुधार संभव भी हो सकता है। अब मेडिकल कॉलेज बने हैं, अब देख लीजिए मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल हैं वो नहीं के बराबर चल रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ाई केवल नाम के लिए हो रही है। नीचे आपने कहा सड़कें खराब हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकता है, मगर एम्बुलेंस भी खराब हैं जो अच्छी सड़क पर भी नहीं चल सकती हैं। सैकड़ों एम्बुलेंस खरीदी गई और सबसे अब तक वैसे ही पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग स्वास्थ्य विभाग में बड़े लार्ज स्केल पर हो रहा है। मैंने वर्तमान सरकार के मंत्री से मिलकर उनसे बात कहा है कुछ तो परिवर्तन करिए। पहले जो जड़ जमा के बैठे हुए हैं आपके यहाँ जगह जगह पर, थोड़ा उनको कहिए कि जनता के हित में काम करें। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में और गति नहीं आ पाई है कि हम कहें कि नहीं पहले से कोई बेहतर काम स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तो यहाँ रिम्स 2 बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि भवन से ही तो अस्पताल नहीं चलता है। अब रिम्स 2 बनेगा तो कौन, अमृता अस्पताल है उसकी तर्ज पर बनेगा, बेस पे किसी के तर्ज पर क्या बनना है। जो रिम्स जिस समय स्थापित हुआ और तो अमृता अस्पताल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उससे बेहतर माहौल में स्थापित हुआ। अब रिम्स चला नहीं रहे हैं, रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर की एक अस्पताल को इसकी ज़रूरत है, वह चीज़ें नहीं होती हैं। तो भवन बन जाएगा, उपकरण खरीद लिए जाएंगे, योग्य डॉक्टर बहाल नहीं होंगे और चिकित्सा का जो माहौल है, जो न्यूनतम चीज़ें आज के आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लिए चाहिए, वे चीज़ें या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध हैं तो वो काम करने की स्थिति में नहीं है। तो अरबों खर्च करके सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो डॉक्टर हैं अच्छे डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मगर सरकारी अस्पताल में उतना बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है स्वास्थ्य विभाग के साथ कि जिस उम्मीद से अस्पताल खुले या जनता जिस उम्मीद से वहाँ जाती है, ये दोनों ही उम्मीदें पूरा नहीं हो पाती हैं। एक सवाल जो अभी फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया, अभी चाहे लातेहार की बात करें या फिर पलामू की तरफ जाते हैं या फिर अपने इस क्षेत्र में भी, अभी एक घटना अभी हाल फिलहाल हुई जो कि बहुत ही अजीब थी कि एक विद्यालय में, सेंट जेवियर में, बच्चियों के साथ जो शिक्षक हैं वो गलत व्यवहार कर रहे थे। कभी खबर आती है कि मिड डे मील की गुणवत्ता जो है वो अच्छी नहीं है, कभी खबर आती है कि टीचर्स नहीं है। अभी जैसे शिक्षकों की नियुक्ति की बात चल रही है, क्या वो ठोस कदम है जो शिक्षा विभाग को उठाने ही चाहिए? क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्कूल में क्या वो फैसिलिटी मिल रही है और वो टीचर्स अवेलेबल है नहीं है, तो वहां पे आके कहीं ना कहीं थोड़े पिछड़े हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? थोड़े नहीं,
शिक्षा विभाग की और खासकर से प्राथमिक शिक्षा जी की स्थिति बहुत खराब है। किसी भी राज्य या समाज की रीढ़ प्राथमिक शिक्षा होती है। बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा आप बेहतर तरीके से देंगे, अच्छे विद्यार्थी तैयार करेंगे, तो उच्च शिक्षा में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मगर इस राज्य की सरकार लंबे समय से शिक्षा पर ध्यान जो देना चाहिए वो नहीं दे रही है। जितने अधिकारी बने हैं, सचिव से लेके जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके नीचे क्षेत्रीय निदेशक और उसके नीचे भी बने हैं, उच्च अधिकारी जितना बने हैं वे उतना काम नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, नई शिक्षा नीति लागू हो गई जी तो नई शिक्षा नीति लागू हुई तो 5 साल पहले कहा गया कि अब जो कॉलेज में इंटरमीडिएट के स्कूल हैं वो नहीं चलेंगे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग से। बिल्कुल, इस सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं किया। इस पर संकट खड़ा हो गया। राज्यपाल ने कहा कि साहब अब हम वहाँ नहीं अलाउ करेंगे अपने कॉलेजों में आपके स्कूली शिक्षा को। तो आनंद फानन में संकट आ गया कि 12वीं के विद्यार्थी कहाँ से परीक्षा देंगे। उसका समाधान हुआ। अब 11वीं 12वीं के कक्षा में 11वीं में खास करके एडमिशन लेने के लिए जी जितनी बड़ी संख्या आ रही है उतने विद्यालय नहीं है आपके यहाँ। और जो विद्यालय हैं वहाँ शिक्षक नहीं है या बैठने का बेंच कुर्सी नहीं है। इस सरकार ने सब फरमान जारी कर दिया है कि जो 10+2 स्कूल सरकारी हैं या जो 10वीं कक्षा से उत्क्रमित होकर 10+2 हुए हैं, उसमें जितने भी विद्यार्थी आए आपको एडमिशन लेना है उसको। एक तो संख्या होगी, कोई विद्यालय 100, 150, 200 एक सीमा होगी, उतना एडमिशन ले सकता है। मगर यहाँ कोई सीमा नहीं है। और जो प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो परेशान है कि हम लोग 2-2 शिफ्ट कर रहे हैं, पर हमारे पास कम से कम शिक्षक तो होने चाहिए। शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं, कक्षाएं हैं उनमें बैठने की जगह नहीं है। अब सरकार कह रही है कि जो आए सबका एडमिशन लीजिए क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई बंद हो गई है। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा बड़ी ही इसका अव्यवस्था का शिकार हो रही है और किसी का ध्यान उस पर नहीं है। और मुश्किल ये है कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाते हैं जी और सरकारी स्कूल में कहीं एक टीचर है पूरे स्कूल को पढ़ा रहे हैं और कहीं कहीं कुछ स्कूल तो ऐसे वहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार सचेत भी दिखाई पड़े कि नहीं हम कर रहे हैं, तो व्यवहारिक कदम दिखाई पड़े, ये हो नहीं रहा है। सबसे अधिक उपेक्षित हमारी प्राथमिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि जो विद्यालय CBSE ICSE के से चल रहे हैं, एक खास बोर्ड की तरह निजी क्षेत्र में उनकी पढ़ाई हो रही है, वहाँ के विद्यार्थी तो पढ़ते हैं जी। और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने का कोई माहौल नहीं है। और बहुत सारे स्कूलों में कई जगह बिजली नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। वह धीरे धीरे हो रही है तो शिक्षक ही नहीं है। CM स्कूल ऑफ एक्सलेंस खुल गया, उसमें पर्याप्त शिक्षक हैं, और उसके अलावा बाकी जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों की कोई चिंता नहीं है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय हुआ, उसमें शिक्षक हैं, पढ़ाई होती है। मगर सामान्य वर्ग के विद्यार्थी गांव में शहर में जहाँ जाएंगे, उन स्कूलों को हम ठीक ढंग से चलाएं, ये एक सार्वजनिक पहल नहीं हो रही है। इसमें से चुन लिया जा रहा है कि CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो गया और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया बच्चियों के लिए। तो लगता है जैसे कोई टाट है और टाट में हमने मखमल का जगह जगह पैबंद लगा दिया है और उसी पर करें कि देखिए हमारे यहाँ तो मखमल है, मखमल पढ़ाई हो रही है। मगर ये पूरी टाट जिस तरह से पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, उसको सुधारें। ये शिक्षा विभाग में कहीं से भी कोई प्राथमिकता नहीं है इसकी। जी। साल 2019 जब आपने एक ऐसा इतिहास रचा जो
झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश में पहली बार ऐसा हुआ कि आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 16,000 के एक भारी मत से बढ़कर आपने जीत हासिल की। ऐसा क्या हुआ था जो आपको ये लगा कि नहीं, अब मुझे निर्दलीय खड़ा होना है और मुझे ये चुनाव लड़ना है? देखिए, मैं तो आरंभ से ही संघ परिवार कहिए या भाजपा परिवार कहिए, उसके संगठनों में काम करते रहा। जी। मैं कार्य संस्कृति को बेहतर तरीके से जानता हूँ। रफूल दास जी से मेरा पहला मतभेद 2006-07 में हुआ था, जब एक मिनहाट घोटाला हुआ था और कांग्रेस के मेरे से बालमुचू साहब जिन्होंने सवाल उठाया था। इंद्र सिंह नामधारी जी ने एक कमेटी बना दी जांच के लिए विधायकों की, मुझे उसका संयोजक बनाया। अब स्वाभाविक होता है कि जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी के सदस्य को जांच के लिए मिला है तो लिपापोती की कोशिश होती है। मैंने कहा कि भाई जो तथ्य है मैं तथ्य को पूरी तरह से उजागर कर दूंगा, सामने रख दूंगा। कार्रवाई करना नहीं करना सरकार का काम है। मैंने उसकी जांच की, जांच में दोष सिद्ध हो गया, नाराजगी हो गई। उसके बाद 2013 के चुनाव में 14 के चुनाव के पहले रघुवर दास जी ने पहल किया मुझसे बात करने की। निशिकांत दुबे जी सांसद हैं भाजपा के, उन्हें मुझे फोन किया कि रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग निशिकांत जी के दिल्ली ऑफिस में मिले, बात हुई, हुआ कि नहीं, पीछे जो हो गया, आगे हम लोग मिलकर काम करें, बढ़िया से मिलकर काम किया। हम लोगों ने 14 का चुनाव हुआ, 15 में सरकार बनी जी। उस सरकार में मैं भी मंत्री बना। मैं जब मंत्री बनने की बात आई तो मुझे किनारा करने की कोशिश की इन लोगों ने। अंत में मुख्यालय है भाजपा का, उसके हस्तक्षेप से जी एक मंत्री बना, छोटा विभाग दिया गया। मंत्री परिषद में जहां भी कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती थी मैं आवाज उठाता था, और मुझे गर्व है कि मेरे हस्तक्षेप से कम विभिन्न योजनाओं में 1000 करोड़ से अधिक रुपए की बचत हुई। उस समय कई मुद्दों पर टकराव होता था और मैं सही बात कहता था। इसको लेकर तलखी इतनी बढ़ी कि रघुवर दास जी ने लोगों से कहा कि अब इनको आगे हम टिकट नहीं लेने देंगे। मुझे जानकारी मिली, मैं 2017 के 4 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला। पुराना परिचय था, मिला, बात हुई, कई तरह की बातें हुई। अंत में मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, मैं आपसे मिलने एक खास उद्देश्य से आया हूँ, और उद्देश्य यह है कि मैं जिस सरकार में मंत्री हूँ मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं मंत्रिपरिषद छोड़ देना चाहता हूँ और मैं वहाँ ही त्यागपत्र राज्यपाल को दे देता। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि रघुवर दास जी मुझे मंत्री बनाना नहीं चाहते थे, आप लोगों के हस्तक्षेप से मुझे मंत्री बनाया गया और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ अचानक तो आप लोग कहेंगे देखिए हम लोगों के साथ के विश्वास को उन्होंने तोड़ा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री परिषद छोड़ने के बारे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अमित भाई से कहता हूँ आपसे बात करेंगे। अमित शाह जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे जी। 15 दिन बाद उन्होंने बुलाया, मैं उनके यहाँ गया, विस्तार से आधा घंटा सारी बातों को सुना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं 14, 15, 16, 17 सितंबर को 2017 में 3 दिन तक रांची रहूंगा, मैं सारी चीज़ों को ठीक करूंगा। 3 दिन आए, उन्होंने सबसे बात की, चीज़ों को ठीक किया। मेरे कहावत है ना कि एक जानवर होता है जिसकी पूंछ को अब खींचिए तो सीधा रहता है, जहाँ छोड़े फिर टेढ़ा हो जाता है। तो सितंबर के बाद दिसंबर, अगला जनवरी आते आते फिर से पुराने रास्ते पर ही मामला चलने लगा। और जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मुझे टिकट नहीं लेने देंगे, तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री होते हैं, माननीय रामलाल जी थे, और नेताओं से दिल्ली में मैं मिला और कहा कि देखिए, आमतौर पर सरकार का मुख्यमंत्री किसी को चाहता है कि हम टिकट नहीं इनको लेने देंगे तो पार्टी नहीं देती है। हमारे मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, ये कह रहे हैं तो मुझे
इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि आप लोग मुझे टिकट नहीं देंगे। मैं इतना ही आपसे कहता हूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ाना है, आप मुझे पहले बता दीजिए। मैं खुद ही प्रेस को बुलाऊंगा, कर दूंगा कि भाई बहुत दिन तक मैं चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझे बहुत दिया, अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, चुनाव राजनीति से मैं अलग संगठन का काम करूंगा। सबों ने कहा कि नहीं, ये कैसे होगा, कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है, चुनाव तो तय करेगा आला कमान, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा चुनाव, ये सारी बात है। माथुर जी प्रभारी होकर आए, उनको कहा, अमित शाह जी को कहा दिल्ली जाकर। इतने आश्वासन के बाद मुझे लगता था कि होगा वही जो आमतौर पर परंपरा से होते आ रहा है। जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बैठी 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव को उम्मीदवार तय करने के लिए, मैं उसके पहली रात राजनाथ सिंह के घर गया। ओके। और मैंने कहा कि देखिए, मैंने सभी लोगों से ये कहा है कि मुझे टिकट नहीं देना है, आप मुझको पहले बता दीजिए, मैं अनाउंस कर दूंगा खुद ही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप कहिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि अगर ऐसा हो तो मुझे बता दें पहले ही दिन, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐलान कर दूंगा। मगर यदि मेरे साथ छल हुआ, विश्वासघात हुआ, मुझे अपमानित करने की कोशिश हुई, तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। आपने उस वक्त तय कर लिया? हाँ, जिन्होंने ये स्थिति पैदा की है। राजनाथ जी ने अगले दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में इस बात को कहा। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भाई इतने सीनियर हैं, इनके नाम पर क्या विचार करना है, आगे बढ़िए। रघुवरदास जी ने कहा कि नहीं। तो राजनाथ सिंह ने बताया कि मेरे यहाँ कल आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर आप आज कहते हैं कि उनको टिकट नहीं देना है तो खुद ऐलान करेंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर छल प्रपंच होगा तो वो रघुवरदास के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। फिर रघुवरदास जी ने मीटिंग में कहा कि लड़े, 5000 वोट आया था, दीनानाथ पांडे भी लड़े थे हमारे खिलाफ में चुनाव, ये सब बातें हुई। तो पहली मीटिंग में हमारा नाम पेंडिंग हो गया, हमारी सीट का नाम पेंडिंग हो गया। दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग में भी ये सीट पर भाजपा उम्मीदवार घोषित करने की जगह इसको पेंडिंग करके रखा गया। और जब चौथी लिस्ट में भी यही स्थिति रही तो एक दिन के बाद नॉमिनेशन का लास्ट डेट था जी। तो मुझे लगा कि लोग टाइम बाई कर रहे हैं कि नॉमिनेशन की तिथि बीत जाएगी तो ये करेंगे क्या उसके बाद। तो ये पृष्ठभूमि है, इसलिए कोई ये कहे कि मैं बगावत करके लड़ गया, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो चाहता था कि संगठन की मर्यादा रहे, हम लोग इतने दिनों तक अनुशासित रूप में काम किए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अलग हो जाऊंगा। मगर ये भी अवसर नहीं दिया उसमें पार्टी के लोगों ने, तो बाध्य होकर मुझे चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा। अब वहाँ की जनता ने समर्थन दिया और मैं चुनाव जीत गया। एक सवाल ये झारखंड के मूलवासी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। हेमंत जी की सरकार आई और सरकार ने कई वायदे भी किए, कुछ क्षेत्रों में कुछ कार्य हो भी रहे हैं। फिर आखिर एक तरफ हम देखते हैं आखिरकार कि जो झारखंड के आदिवासी हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, उनकी मांग होती है और उनका एक अलग आंदोलन है जहां वो कहते हैं कि सरना स्थल को लेके अभी रांची में जिस तरह से बातचीत हुई, फ्लाईओवर को लेके जो बातचीत हुई, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जिस तरह से हम एक तरफ देखें कि विकास की बात हो रही है, रांची में फ्लाईओवर के बनने से एक पक्ष ये कहता है कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी वो और दुरुस्त हुई है, लोगों को सहूलियत हुई। दूसरी तरफ जो वहाँ के आदिवासी हैं वो आते हैं सड़कों पे और वो कहते हैं कि ये सरना स्थल है, इस स्थल पे आप ये ना करें। जो मांग हुई थी कि आगे जाके फ्लाईओवर को नीचे गिराया जाए। राज्य के आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जब झारखंड राज्य बना और उसके बाद अभी तक में जब हेमंत जी की सरकार भी है, कितना परिवर्तन आया और कितना उनके पक्ष में कार्य हुआ उनके उत्थान के लिए, और अभी किन दिशाओं में और कार्य होना जरूरी? क्योंकि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए तो जब से शास्त्रीय लोकतंत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं बनी, संसद, विधानसभा, सरकारें बनी, तब से अलग अलग काम हो रहा है। वह काम पर्याप्त है कि नहीं है, ये सवाल उठ सकता है। अभी जो सरकार बनी है, कहा जाता है कि झारखंड राज्य ही अलग हुआ आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए।
किसी को इसमें इतराज नहीं है। जी बिल्कुल। आदिवासी यहाँ 26-27% हैं। उस खास इलाके में ही उनका अधिक बहुमत है। उस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। पंचायती राज में भी विशेष व्यवस्था है। किसी गांव में एक ही आदिवासी है तो मुखिया वही हो। ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब आपका बहुमत है तो बहुमत की आवाज़ उठती है, मानी जाती है। मगर सवाल है कि जो हम आवाज़ उठाएंगे वो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, जो नियम कानून है, उनके अनुकूल है कि नहीं है। अगर पहले से ही डिजाइन बनाते समय सबना स्थल की बात होती जी और उस समय के इंजीनियर डिजाइन ऐसा बनाए होते कि वो आगे जाकर रैंप गिरता, उसका कोई मामला नहीं होता। वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तब इतना बवाल उठा। दूसरा देखिए, इससे भी अधिक गंभीर बात यह है, इस राज्य में आजकल जब देखिए इस चुनाव में भी हुआ, सरकार विधानसभा में भी बात करती है, बाहरी और भीतरी की बात करती है। यानी खासकर के जब ये राज्य बिहार के साथ था उस समय जो यहाँ आए बसे वो तो अपने राज्य में ही बसे। यहाँ बिल्कुल। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे, उसमें जरूरत थी। और यहाँ के स्थानीय स्तर पर उस समय इतने सक्षम लोग नहीं थे कि इनसे ही उद्योगों की भरपाई हो जाती। एक राज्य में था, बिहार के लोग इधर बसे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, सब जगह के लोग आए टाटा स्टील की फैक्ट्री के कारण से यहाँ। उस समय तो टाटा स्टील के लोग काली माटी स्टेशन पर खड़ा होके, ट्रेन रुकती थी तो अनाउंस करके पकड़ के लाते थे कि चलिए हमारे यहाँ आप काम करिए। तो 100 साल से जो लोग यहाँ बस गए वे बिहार था तो बिहारी थे। बिहार से अलग झारखंड बन गया तो मैं तो कहता हूँ कि इस झारखंड के क्षेत्र में भी जो लोग बिहार के, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के लोग बसे हैं, ये इस राज्य के उतने ही नागरिक हैं जितने कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं। इस बारे में संविधान कानून का जो प्रावधान कहता है सरकार उसके अनुरूप चलेगी। अगर कोई अपने बहुमत के आधार पर कि नहीं हम सरकार बना देंगे, बिगाड़ देंगे, ये करता है तो सरकारें बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, मगर पालन जब भी होगा नियम कानून का तभी सरकार सही तरीके से चल पाएगी। तो एक बार तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए। एक भाव जनता में जगाया जा रहा है कि जो बाहर वाले लोग आ गए हैं ना, बिहार वाले, यूपी वाले, आंध्र वाले, पंजाब वाले, इनके कारण से यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। ये बात घर कर गई है, जबकि इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। 1932 का खतियान आप लागू करिए। संविधान अगर आपको परमिट करता है जितना उतना लागू करिए, किसी को एतराज नहीं है। आप जो भी निर्णय लीजिए वह निर्णय संविधान के प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए। मगर एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बहुत दिनों तक आप भ्रम की स्थिति में रखिए तो इससे तो उनका भला नहीं होगा। सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जितने लोग हैं ये कितना प्रतिशत है टोटल लोगों के। जब यहाँ रह गए हैं 100 साल से, 150 साल से, तो पहले जहाँ के थे वहां से भी संबंध कट गया उनका। और यहाँ तो कोई मूल था वहां से भी कट गया है जी। तो मानना तो पड़ेगा कि जहाँ है वहाँ के नागरिक हैं। वैसे भी संविधान कहता है कि हर जगह आप कहीं बस सकते हैं, रह सकते हैं, देश में व्यवसाय कर सकते हैं जी, पढ़ाई कर सकते हैं। बात छोटी बात आती है नौकरियों के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए आदिवासी समाज के लिए तो नौकरियों में उनके आबादी के अनुपात के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के नौकरी में तो हिस्सा बटा हुआ है। इसमें तो कोई बाहर का इधर का उधर का आदमी नहीं जा सकता है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में। ठीक है, अनुसूचित जाति में कह सकते हैं कि ये बिहार का अनुसूचित जाति है, ये उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति है, उसको हमको छांटना होगा। मगर आदिवासी में तो ऐसा नहीं है। आपको जनसंख्या के अनुरूप आपको प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब रह जाता है जो इसके बाद जो समूह है जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, तो देखना होगा कितने रोजगार हैं,
कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, उसमें बाहर के लोग न आए, मगर जो यहाँ रह गए हैं वो तो यहाँ के लोग हैं, उनको भी अगर बाहर के नाम पर छांटने का प्रयास होगा तो उनके साथ अन्याय होगा, फिर मामला अदालत में जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा संकट ये है, जो बहुमत रहता है जिसका, वो अपनी बात मनवाने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करता है। ये हर जगह, देश और दुनिया में सभी जगह ये है, यहाँ भी ये करेंगे, ये मानना पड़ेगा। मगर जो संरक्षण तो उसको चाहिए जो कम संख्या में है, उसको संरक्षण तो नियम कानून संविधान ही देगा। इस बात के बारे में अगर सभी दलों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, भाजपा में जी एक सामूहिक स्थिति हो जाए तो मुझे लगता है कि इस राज्य में स्थिरता आएगी, विकास का काम होगा। और कोई भी दल इस बारे में ईमानदारी से अपना विचार व्यक्त नहीं करता है। सबों के ध्यान में है कि हम एक टारगेट रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि ये बाहर वाले हैं, इनके खिलाफ हमको करना है, आप सभी इकट्ठा होइए। तो ऐसे में ही सरकार और बन के हेमंत सोरेन जी की बन गई है, आगे भी बन सकती है किसी और की, जो इस मामले को और ऊंचाई तक ले जाएगा। मगर इससे तो राज्य में स्थिरता नहीं रहेगी, और राज्य में वैसे लोग जो वास्तव में इसी राज्य के हैं, मूल राज्य भले ही उनका कहीं अलग कभी 50 साल 100 साल पहले रहा हो, उनके साथ तो अन्याय होगा, तो ये मानवाधिकार का भी हनन होगा। इसलिए एक व्यापक विचार होना चाहिए, और जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको इस बात का प्रसार लोगों के बीच में करना चाहिए। तो स्थिति ऐसी है, तो मगर यहाँ ठीक उल्टा ही है। हवा में लाठी भांजना जिसको कहते हैं, कानून से, नियम से, संविधान से संरक्षण जिसको प्राप्त है जी, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की बात होती है तो बहुमत के आधार पर, तो ये तो बहुमत का सदुपयोग नहीं है। तो मुझे लगता है कि 25 साल हो गया जिस राज्य का बने, जब भी नया राज्य बनता है तो इस तरह की बातें आती हैं। धीरे धीरे उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में ये बातें खत्म हो गई, समाप्त हो गई हैं। कभी उड़ीसा अलग हुआ था, कभी बिहारी बंगाल से अलग हुआ था। उस समय का माहौल देखेंगे कि बातें उठती रही हमेशा ही, मगर समय के साथ साथ एक रूपता आती है। तो झारखंड में भी ये प्रयास होना चाहिए, एक तरह से सामाजिक क्रांति कहिए, सामाजिक परिवर्तन हो कहिए। ये काम जो बहुमत के प्रतिनिधि हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनके लोग हैं, ये लोग इस बात को कहेंगे तो काम आसानी से होगा। हम आप कहेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तभी राजनीति और राजनेता में अंतर स्पष्ट होगा और राज्य को आगे ले जाने की बात होगी। आपने अभी बात की 1932 के खतियान की। इसी बीच डुमरी विधानसभा क्षेत्र से एक नाम उभरता है, जयराम महतो। युवा है, अंदाज भी अलग है, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, वहां से जीते भी, विधायक बने। जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो कहते हैं, और जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को जो नेतृत्व की आपाधापी है, उसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए जी कुछ इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं जिससे लोग उसकी तरफ मुखातिब हो। तो अगर जयराम जी कोई इस तरह की बातों कर रहे हैं तो इसमें मुझे कहीं गलती नजर नहीं आती है। समर्थन जुटाइए जी, और अंत में फैसला कहाँ होगा? विधानसभा में, सरकार में, जो संविधान के प्रावधान के अनुसार चलेगी जी। या तो आप संविधान बदलवा दीजिए। तो एक युवक के नाते उनमें ऊर्जा है, प्रयास कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब सच्चाई का सामना होगा तो सबको ये मानना पड़ेगा कि नियम कानून संविधान जो बना है तो उसके प्रावधान से बाहर हम भाषण तो बहुत कर सकते हैं जनता के बीच में, मगर जहाँ इन प्रावधानों को लागू करने की बात आएगी वहाँ संविधान आड़े आएगा, नियम कानून आड़े आएंगे। तो समर्थन के लिहाज से आज तो जयराम जी को ही क्यों कहिएगा, ये कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। अब हम ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पोलराइजेशन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करके, तो उसमें यही बात आती है। इसलिए किसी एक नौजवान को
इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वो अपना समर्थन का आधार बढ़ाने के लिए, अपना नेतृत्व उभारने के लिए जो बात लोग पसंद कर रहे हैं उस बात को कह रहे हैं जी। अगर वो अपने वादा को पूरा करा सकेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत अधिक खुशी होगी जी। मगर वादा तो संविधान के प्रावधान की कसौटी पर कसने के बाद ही पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर आगे भविष्य में वे मददगार हो सकते हैं कि भी हम जो बातें कर रहे हैं उन बातों को हम पूरा भी करा दें और जो हमसे संबंधित नहीं है उनके भी हितों पर कुठाराघात नहीं हो तो समन्वय स्थापित करके लेकर चलने की बात होगी। तो एक नेतृत्व के रूप में स्थापित होने के बाद व्यक्ति के सामने जब विस्तृत आयाम आता है शासन प्रशासन का जी, तो वहाँ वो सोचने के लिए विवश होता है। कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, जब पद पर आता है तब वही उसकी औकात सीमित हो जाती है। जी। अभी आपकी बातचीत होती है रघुवर दास जी से? नहीं के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती है। आज जो युवा है एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपकी राजनीति, आपकी विचारधारा और जिस तरीके से आप काम करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हो या फिर लोगों के साथ मिलजुल कर उनके सुख दुख में जब आप उनके साथ होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे विधायक भी रहे, राजनेता भी रहे जो जनता से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो वो बेझिझक आप तक पहुंचते हैं। आपसे मिलना बहुत सरल है, स्वभाव आपका सरल है। जो युवा है आज का, जो चाहता है राजनीति में आना, उसको आपकी तरफ से क्या एक संदेश होगा और क्या मार्गदर्शन देंगे आप? क्योंकि राजनीति बाहर से जितनी सुहावनी लगती है, आकर्षक लगती है, अब अंदर आइएगा तो है नहीं वैसी। कोई युवा चाहता है कि हम परिवर्तन करें, बदलाव करें, अच्छा शासन लाएं, उसमें अपनी भूमिका निभाएं, तो उसको बड़ा संघर्ष करना हो, बहुत संघर्ष करना। और नहीं त्वरित गति से कुछ पाने के लिए आता है तो हो सकता है उसको सफलता भी मिल जाए, मगर इसके उदाहरण बहुत कम होते हैं। तो जो युवक हैं वो जहाँ भी हैं, राजनीति में हैं, राजनीति से बाहर हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें। तो राजनीति तो समावेशी है, हर व्यक्ति राजनीति में है, भूमिका निभाता है। केवल विधायक सांसद बन जाना ही अगर राजनीति है तो हम लोग तो देखते हैं कि विधायक और सांसद के जो दायित्व निर्धारित किए गए संविधान से, अगर ईमानदारी से वह उसको करने लगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी। मगर यहाँ जो काम हमारा नहीं है हम वह काम अधिक करते हैं जी। हम जिस काम के लिए चुने गए हैं वह काम कम करते हैं और अनावश्यक हस्तक्षेप हम ज़्यादा करते हैं। तो वही एक विधायक सांसद के आकर्षण का कारण बनता है। और शासन के जो प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो लोग आप माननीय हैं, आपकी मर्यादा है, उसका ख्याल करते हैं, कहीं कहीं झुक जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये वास्तव में सही काम नहीं है विधायक और सांसद का। और जो आकर्षण है वो जो सही काम नहीं है उसको ही लेकर जनता में है। बड़ी पावरफुल आदमी है ये, इसके सामने सारे लोग सर झुकाते हैं। और मुझे विडम्बना लगती है कि आप विधायक हैं, मंत्री हैं, तब तक आपकी बात प्रशासन बढ़िया से सुनता है, आप नहीं हैं तो प्रशासन का रवैया अलग हो जाता है। तो ये भी इसलिए है कि जो हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जी। संविधान की शपथ लेकर आते हैं कि हम IAS, IPS, IFS के पदों पर जाएंगे तो संविधान के प्रावधान का पालन करेंगे जी। कमी वहाँ होती है, वो उसको भूल जाते हैं अपने शपथ को, और यहाँ आकर वे अपने पद को किस तरह से साल 2 साल बढ़िया तरीके से यहाँ उपयोगिता पूर्वक प्रभावशाली बना लें जी। ये ध्यान रहता है। तो राजनीति में जो सामाजिकता होती है सबको लेकर चलने की बात, वो धीरे धीरे कम होती जाती है जी। जो हमारे नज़दीक है वो बेहतर है, जो हमसे दूर है वो कम बेहतर है, जो हमारे विरोध में है वो तो बिल्कुल ही नालायक है। इसलिए राजनीति में जिसके में समाज में जिस भाषा का उपयोग हो रहा है,
आप देखेंगे कि राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विपक्षी दल के नेता हो, एक दूसरे के खिलाफ जिसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो संवैधानिक राजनीति की कसौटी नहीं है ये। इससे हम परहेज करें, संवाद की भाषा रहे और जो सही है वो काम हो। ये नहीं हो पाता है। जब युवा इसकी तह में जाएगा तो देखेगा कि और बदजुबानी करना ही राजनीति नहीं है, या अपने मन की भड़ास निकाल देना ही राजनीति नहीं है। बिल्कुल। इसको ही मानकर वह आ रहा है, तो भी वह आएगा तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए युवक हैं वो जिस स्थिति में रहे वहीं से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करें, ये बेहतर होगा। जो सीधी राजनीति में उतरना चाहता है, आज तो बहुत मुश्किल हो गया है, आज तो राजनीति बहुत महंगा हो गई है। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था तब राजनीति में आने के लिए आपका बहुत धन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब तो राजनीति में आने के लिए, राजनीति में आकर टिकने के लिए और टिके रहने के लिए जितने धन की जरूरत है वह सोचने पर विवश करती है कि राजनीति हमारी किस दिशा में जा रही है। पर युवा को इस धारा में बहना चाहता है, स्वतंत्र है, मगर मुझे नहीं लगता है कि इससे समाज का कोई कल्याण होगा। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, एक नई पार्टी भी है, और क्योंकि आप बिहार से हमेशा से बहुत जुड़े हुए रहे हैं और बेहतर समझते हैं आप बिहार को। जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी भी हैं और एक तरफ तेजस्वी जी की भी अपनी दौड़ है, साथ में नीतीश जी हैं, बाकी अन्य पार्टियां भी हैं। बिहार की राजनीति में इस बार का आपको क्या लगता है, कुछ एक अंदेशा की जीत किसके पलड़े में आएगी? देखिए, मैं तो इस बारे में तटस्थ नहीं हूँ। मैं पार्टी का सदस्य हूँ जिसकी वहाँ सरकार है जी, मगर मुझे लगता है कि चुनाव आता है तो 6 महीने पहले तक ऐसे ही असमंजस की स्थिति रहती है। अब जनता इतनी परिपक्व हो गई को निर्णय ले लेती है, और इस माहौल में वहाँ की जनता निर्णय लेगी जी। बिहार में काम भी काफ़ी हुए हैं। कोई भी जाता है पटना या अन्य स्थानों पर, मैं 2 दिन पहले मुंगेर और तारापुर, बेगूसराय घूम कर आया हूँ जी, तो लगता ही नहीं कि जिससे हम लोग बिहार में घूमते थे बहुत परिवर्तन हो, और तब से अब में कितना परिवर्तन हुआ है। पटना को देखिए तो लगता ही नहीं है कि इतना काम 10-15 वर्षों में आखिर पटना में हो कैसे गया। बिल्कुल। तो काम तो हुआ है, और कोई भी सरकार आएगी तो आगे काम करेगी जी। अब चुनावी माहौल है, इसमें सबका अपना अपना दावा है, और उस दावा की कसौटी जनता का विश्वास ही है। देखिए क्या होता है भविष्य में। मेरे लिए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, इससे नहीं कहना चाहता। वर्तमान में राज्य सरकार और राज्य के मुखिया को कुछ संदेश या कुछ जो कहना चाहें आप? राज्य के मुखिया है, मतलब हेमंत सोरेन जी हैं जी। पता नहीं, मेरे मन में उनके लिए बड़ी स्नेह का भाव रहता है जी, कारण जो भी हो। और मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि बेहतर करेंगे। युवावस्था में इन्होंने जो पा लिया है, आगे भविष्य में प्रौढ़ावस्था में इसका उपयोग यश और कीर्ति के लिए करेंगे। मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि करना चाहिए इनको, क्योंकि उन्होंने जितना पा लिया है उससे और ऊपर जाने की कोई गुंजाइश वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इनके लिए नहीं है। तो जो इनका बड़ा समर्थक वर्ग है, उस समर्थक वर्ग को इनको एक तरह से राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए जी, और उसके सोचने का संदर्भ सही हो यह प्रयास करना चाहिए। शासन प्रशासन की एक सीमा होती है, उस सीमा के भीतर कोई काम करेगा तो कितने व्यक्तियों की और कितने समूहों की अपेक्षाओं को वह पूरा कर पाएगा। जब इतना बड़ा आपको समर्थन मिल गया है तो ये प्रयास करें कि राज्य बेहतर चले, राज्य में सामाजिक स्थिति पैदा हो, राज्य में स्थिरता रहे, और जिस हद तक चुनावी राजनीति करनी है उस हद तक करें। केंद्र और राज्य के बीच में भी संबंध को मधुर बनाने का प्रयास होना चाहिए। केंद्र के समर्थन के बिना कोई भी राज्य की सरकार
बहुत कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा हमेशा ही ये मत है कि वो बहुत शिष्ट आदमी है, सरल हैं, आदर करते हैं लोगों का, मिलने जुलने में भी शिष्टाचार निभाते हैं, विनम्रता है उनके भीतर में। इन सभी गुणों का विकास करके राज्य की जनता के बीच एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करें और इस राज्य में रहने वाले जो हैं वो झारखंडी हैं, सभी झारखंडी हैं, इसमें भेदभाव कम हो और जो बाहर के लोग आकर बसते हैं उनके लिए नियम कानून अपना अलग रहेगा, आपकी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी जी। मगर संविधान ने सबको सब जगह जाने का, रहने की स्वतंत्रता दिया है और संविधान के प्रावधानों का पालन होगा तो सबकी बातों को सुननी होगी, मिलजुल कर सब रहें। ये करा सके तो मुझे लगता है कि झारखंड को बहुत बड़ी देन होगी उनकी। आपसे बात करके और राजनीति पे बिहार, झारखंड और आपकी सोच खासकर, क्योंकि लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और हम ये कामना करेंगे आप स्वस्थ रहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और युवाओं को ऐसे ही प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत फिर से हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।